मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र प्रथम अध्याय चल रहा है। सर्वप्रथम 10 सूत्र सुनाने हैं सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगम्य है। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः प्रिय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। 10 हो गए होंगे शायद। ठीक है, और आगे सुना है बस। रेखा जी। नहीं दीदी। आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यतः आदे परोक्ष प्रत्यक्ष मन्यतः मति स्मृति संज्ञा चिंता निबोध इत्यंतांतरम अवग्रह हावाय धारणा बहुवधि बहु टूट गया बीच में। तदिंद्रिया निंद्रि निमित्तम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहु विधि क्षिप्राणि श्रुतान्युक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनाश्चाव्यग्रह न चतु निंद्याभ्याम। बस दीजिए। कितने हो गए? ननिंद्रियाभ्याम न चक्षु ननिंद्रिया दी 19 हो गए। श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम 20 हो गए दी। ठीक है, चलिए। अभी तत्वार्थ सूत्र में हमारी चर्चा 5 ज्ञान संबंधी विशेष रूप से चल रही है। चूंकि सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है तो ये पांचों ही सम्यक ज्ञान के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। कौन कौन से 5 ज्ञान जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन कर रहे हैं? नमिता जी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनेप्राय ज्ञान, केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया। ये पांचों ही सम्यक ज्ञान है। अभी यहाँ पर पांचों ही सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। मति, श्रुत, अवधि, मनः परे और केवल ज्ञान। इन पांचों ही सम्यक ज्ञानों की चर्चा हम थोड़ी थोड़ी करते चले जा रहे हैं। इनके भेद प्रभेदों की चर्चा हम कर रहे हैं। अभी हमने जो लास्ट हमारी क्लास चली थी उसमें हमने मनः परे ज्ञान और उसके कितने भेद होते हैं ऐसा हमने 24वें सूत्र के माध्यम से देखा था। 23वें सूत्र के माध्यम से ऋजु विपुल मति मनः पर्यय ज्ञान, ये वाले ऋजु विपुल मति मनः पर्यय 23वां सूत्र है ये। तो इसमें हमने देखा था कि जो मनः पर्यय ज्ञान है वह 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। मनः पर्यय ज्ञान होता क्या है? तो जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाने वह मनः पर्यय ज्ञान होता है। होता किसको है? तो यह ज्ञान केवल सम्यक दृष्टि, संयमी, वर्धमान चारित्र वाले मुनिराज को ही होता है और रिद्धिधारी मुनिराज को ही होता है यह मनः पर्यय ज्ञान। तो ये दोनों ही ऋजुमति हो चाहे विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान हो, दोनों ही मति ज्ञान, दोनों ही मनः पर्यय ज्ञान मुनिराज को ही होते हैं। भावलिंगी दिगंबर जैन संत
जो सम्यक दर्शन के धारी हैं, जो संयम के धारी हैं, जो वर्धमान चारित्र के धारी हैं, और जो रिद्धिधारी हैं, ऐसे मुनिराज को ही यह मन परे ज्ञान होता है। जब ये दो मन परे ज्ञान दोनों को ही, ऋजुमति और विपुलमति दोनों को ही होता है, तो फिर इनमें अंतर क्या है? तो यह बताया कि जो ऋजुमति मन परे ज्ञान है वह सरल पदार्थों को जान पाता है, और जो विपुलमति मन परे ज्ञान है वह कठिन और सरल दोनों पदार्थों को जान लेता है। फिर इन दोनों में अंतर भी बताए थे, ऋजुमति और विपुलमति में अंतर। तो मैंने शायद लिखवाए थे, किसी ने लिखे है ऋजुमति और विपुलमति मन परे ज्ञान में क्या अंतर है? हाँ रेणु जी। अनम्यूट कीजिए पहले। दीदी, ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। विशुद्धि की अपेक्षा से तो जब मन प्रिय है, अंतर ज्ञानावर्णी कर्मों के क्षय उपशम से उत्पन्न होने वाले आत्म परिणामों में जो निर्मलता है उसे विशुद्धि कहते हैं। और अप्रतिपाद की अपेक्षा से अंतर, विशुद्धि की अपेक्षा से तो विपुलमति ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है और ऋजुमति ज्ञान थोड़ा कम श्रेष्ठ है। लेकिन और अप्रतिपाद की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान जो है वो गिर सकता है, ऋजुमति ज्ञान वाला ज्ञानी गिर सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान वाला ज्ञानी गिर नहीं सकता। वो छपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान ही प्राप्त करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत पूरा आपने प्रॉपर लिखा है। इसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि जो ऋजुमति मन परे ज्ञानी है वह चिंतित पदार्थ को जानता है। जो ऋजुमति मन परे ज्ञान है वह चिंतित पदार्थ को जानता है, और जो विपुलमति मन परे ज्ञानी है वह चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित को जान लेता है। जो भी रेणु जी ने पॉइंट्स बताए हैं सबने वही लिखे हैं या इससे कुछ अधिक किसी ने लिखा हो तो वो हैंड रेस कीजिए। हम बोले, हमने भी कुछ लिखा है, थोड़ा हाँ सा अलग बोलिए, लिखा मतलब होगा। इनसे अतिरिक्त जो इन्होंने लिखा है वो नहीं बोलना है, उसके अलावा कुछ और लिखा हो तो वो बोलिए। हमने वो द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से लिखा दीदी, आपने लिखवाया था ना द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से। बोलूं क्या? हाँ बोलिए। क्षेत्र की अपेक्षा से विपुलमति 2-3 कोस तक का है, ऋजुमति 2-3 कोस तक का जानता है, और विपुलमति का क्षेत्र 8-9 योजन प्रमाण है। काल की अपेक्षा से ऋजुमति का 7-8 भव है और विपुलमति का असंख्यात भव है, अगले पिछले मिला के, अगले पिछले दोनों। ऋजुमति की उत्पत्ति का स्थान है 7वां गुण स्थान है, और ये सूक्ष्म विषय को भी जान लेता है और गिर सकता है, गिरकर पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है, छूट सकता है। ऋजुमति वाले जीव गिर जाते, पर विपुलमति वाले जीव गिर नहीं सकते हैं, छूट भी नहीं सकते, जब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने तक बने रहते हैं। इसमें विपुलमति की विशुद्धता ज्यादा होती है, और फिर विपुलमति ज्ञान मोक्षगामी जीव को ही होता है। ऋजुमति मोक्षगामी को भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। विपुलमति छपक श्रेणी का ही आरोहण करेगा, और ऋजुमति दोनों छपक और उपशम दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। दोनों ही दिगंबर भावलुंगी मुनि को होते हैं जब वे श्रेणी चढ़ के 8वें गुण स्थान में होते हैं, ऐसा है। ठीक है। एक क्षेत्र अपेक्षा से लिखा है आपने और एक काल अपेक्षा से भी लिखा है क्या? काल की अपेक्षा से लिखा है ना इसमें, उत्कृष्ट 8 ऋजुमति 2-3 और विपुलमति 8वां योजन एक मिनट किसी का अनम्यूट है शायद। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। ऋजुमति 2-3 कोस तक है काल की अपेक्षा से, उसमें 6 की अपेक्षा से, और विपुलमति 8-9 योजन प्रमाण तक है। हाँ, और काल की अपेक्षा से ऋजुमति 7-8 भाव तक है, और विपुलमति असंख्यात भाव अगले पिछले तक। भाई क्षेत्र अपेक्षा से आपने है ना जघन्य वाले का लिख लिया है,
जबकि क्षेत्र अपेक्षा से तो ऐसा है कि जो ऋजुमती वाला है वो 7-8 योजन तक जान सकता है, और जो विपुलमती वाला है वो पूरे मनुष्य लोक प्रमाण जान सकता है। ये लिखवाया था मैंने, किसी किसी ने लिखा होगा। मैंने बोला था ना, मानुषोत्तर पर्वत तक, मतलब पूरे मनुष्य लोक तक को भी जान सकता है मन परे ज्ञान। तो वो कौन सा होगा? तो वो विपुलमती मन परे ज्ञान होगा। हाँ, शायद संगीता जी ने लिखा है। जी दीदी, आपने लिखवाया था क्षेत्र क्षेत्र अपेक्षा से 2-3 कोस तक का है ऋजुमती, और ऋजुमती क्षेत्र अपेक्षा से मनुष्य लोक प्रमाण है। विपुलमती क्षेत्र अपेक्षा से ऋजुमती 2-3 कोस तक का है, 2-3 कोस तो और उसका क्षेत्र जघन्य है। अपेक्षा से देखो विपुलमती 2-3, मनुष्य लोक, हाँ जगन। तो एक का जघन्य और एक का उत्कृष्ट लोगे, ऐसा नहीं चल पाएगा ना भाई। इसका हाँ यदि दीदी। ऋजुमती का जघन्य लिया है तो फिर विपुलमती का जघन्य लो के 8-9 योजन। तो वो जघन्य को तो हाँ छोड़ हाँ दो, कि मतलब इतना तो मस्ट है उनका कि वो जानेंगे ही जानेंगे 2-3 कोस तक का। तो इसलिए जघन्य हाँ, को छोड़ दो, आप केवल हाईएस्ट को लो। उत्कृष्ट का। जो हाँ विपुल, हाँ, जो ऋजुमती है वो 7-8 योजन तक को जान सकता है, और जो विपुलमती है वो मनुष्य लोक प्रमाण सबको जान सकता मनुष्य है। लोक प्रमाण ही लिखा है इसका तो, विपुलमती का। हाँ, और तो ये विपुल, जघन्य मतलब 2-3 कोस, और उत्कृष्ट 7-8 योजन तक। हाँ और काल अपेक्षा से उत्कृष्ट 8 भाव, और काल अपेक्षा से विपुलमती का अगले पिछले असंख्यात भाव। हाँ, ये तो सरिता जी ने बोला ही था। हाँ तो सरिता जी, बोला। इन 2 पॉइंट्स के बाद आपने और और एक कुछ पॉइंट बोले सर्वापति। थे, वो बोलिए। दीदी इसके बाद काल और क्षेत्र के बाद फिर क्या बोला था आपने? ऋजुमती ये विशुद्ध जो विपुलमती है वो विषय, उसके सूक्ष्म विषय को भी जान लेता है, और गिर सकता है गुणस्थान, गिर कर पहले गुणस्थान तक जा सकता है ऋजुमती, और छूट भी सकता है। ऋजुमती ज्ञान वाले जीव गिर सकते हैं, पर विपुलमती ज्ञान वाले गिर नहीं सकते हैं, और विपुलमती गिर भी नहीं, छूट भी नहीं सकता है, जब वे 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होने तक बना रहता है। और विपुलमती ज्ञान मोक्षगामी जीवों को ही होता है। ऋजुमती मोक्षगामी जीव को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विपुलमती वाला छपक श्रेणी का ही अरे आरोहण अरे, करेगा। उल्टा 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 ऋजुमती लिख वाला लिया आप। छपक और उपशम दोनों श्रेणी का। पहले तो ये है कि ऐसा है, दीदी उत्पत्ति का स्थान आपने क्या लिखा है? उत्पत्ति का ऋजुमती का लिखा है 7वां 6वां 7वां गुणस्थान। हाँ, ये गड़बड़ है। ये ऋजुमती का क्यों? ये तो पूरे मना पर है ज्ञान का उत्पत्ति स्थान वही है, 7वां गुण स्थान। 8वां भी नहीं, केवल 7वां गुण स्थान ही उत्पत्ति स्थान है, ऋजुमती हो चाहे विपुलमती हो। दोनों ही प्रकार के मन पर ज्ञान 7वें गुण स्थान में ही होते हैं। 7वें गुण स्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त संयत। तो वहां पर होंगे वो, 6ठे में नहीं होगा। अप्रमत्त संयत गुण स्थान में ही होगा उत्पन्न मन पर ज्ञान, है ना। और भी देखो सरिता जी, आपने कुछ कुछ तो गड़बड़ लिखी है, वो आप ठीक करना अब अपने आप। संगीता जी बोलिए। जी दीदी, यही लिखा है कि ऋजुमती मना परे ज्ञानी तद्भव मोक्षगामी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उपसापक छपक दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। और विपुलमती ज्ञानी जीव छपक श्रेणी का ही आरोहण करता है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करता ही है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक लिखा है। चलिए, तो ये ऋजुमती और विपुलमती में क्या अंतर है वो हमने देख लिया। ऋजुमती मन परे ज्ञान और विपुलमती मन परे ज्ञान है, दोनों ही मन परे ज्ञान, पर विपुलमती में विपुलमती मन परे ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर विशुद्धि अधिक है, और वो अप्रतिपाती है, मतलब गिरेगा नहीं। देखो, विपुलमती मन परे ज्ञान अप्रतिपति है, मतलब वो गिरेगा नहीं। तो ऋजुमती मन परे ज्ञान कैसा हुआ फिर, मंजू जी? जयजमीन दीदी, हम्म, प्रतिपाती हुआ वो। हाँ, ये मुझे थोड़ी शंका थी कि इसमें कोई गड़बड़ करेगा, और वही हुआ। ये जो ऋजुमती ज्ञान है, मन परे ज्ञान है, वो सिर्फ प्रतिपाती नहीं है, प्रतिपाती और अप्रतिपाती दोनों है। मतलब वहां गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है, आवश्यक नहीं कि वो गिरेगा ही गिरेगा।
तो इसलिए वो प्रतिपाती और अप्रतिपाती दोनों है। और जो विपुलमती मन पर्याय ज्ञान है वो अप्रतिपाती ही है, मतलब वहां से तो गिरेगा ही नहीं। प्रतिपाती का अर्थ गिरना और अप्रतिपाती का अर्थ नहीं गिरना, बस इतना ही अर्थ है इन दोनों का। ठीक है, तो इसको ये जो आपने अभी नोट्स बनाया ना, इसको ये थोड़ा रफ समझ लेना इसको, और फिर इसका फेयर करके वो ऋजुमती और विपुलमती ज्ञान में क्या अंतर है ऐसा कॉलम बनाकर, ऐसे कॉलम बनाकर उसका नोट्स बनाना और फिर वो ग्रुप पर डाल देना आप। ठीक है, अब अपन मन पर्याय ज्ञान से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऋजुमती और विपुलमती ये दो प्रकार के मन पर्याय ज्ञान है। इसमें विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से अंतर बताया है। तो इसमें सारे ये अंतर समझ लेना, क्योंकि मतलब हम उसमें से अर्थ निकाल सकते हैं। अप्रतिपाती है इसलिए इसका मतलब ये है कि वो कभी गिरेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इस विपुलमती मन पर्याय में ज्ञान में जाएगा वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, मतलब वो तद्भव मोक्षगामी ही रहेगा। या ये कहें उल्टा चलें तो विपुलमती मन पर्याय ज्ञान तद्भव मोक्षगामी कोई होगा, है ना। दोनों दोनों बातें उसमें स्पष्ट हो रही है। दूसरा कि मतलब वो देखो इसमें एक बात और निकल कर आ रही है। हाँ, एक श्रेणी की बात है तो वो भी हमने इसी में से निकाली, अप्रतिपाती में से। यदि उपशम श्रेणी से चढ़ेगा कोई जीव तो फिर वो तो गिरेगा ही गिरेगा, वो तो नियम है। उपशम श्रेणी से चढ़ने वाला जीव नीचे गिरता ही गिरता है, नीचे के गुणस्थान में आता ही आता है। लेकिन जो छपक श्रेणी से चढ़ेगा उसको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फिर केवल ज्ञान ही लेगा, है ना। छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, ये क्या होता है थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो नए लोग हों। तो इसका अपन अभी तो दूसरा अपना जो दूसरा अध्याय आने वाला है उसमें डिटेल में ये आने वाली ये बात। लेकिन आप मोटे तौर पर इतना समझ लो कि जो आठवां जो गुणस्थान होता है, जब मुनिराज मोस्टली छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, सातवें के बाद आठवें गुणस्थान में चढ़े और वहां से उन्होंने श्रेणी, मतलब वहां से ऐसा बोला जाता है, मतलब वहां पर आत्म परिणामों में विशेष उग्रता होती है, चारित्र की विशेष उग्रता होती है, तो वो श्रेणी चढ़ते हैं। तो 8वें से सीधे 10वें फिर 12वें में चढ़ जाते हैं, ऐसा इस तरीके से चढ़ते हैं। तो वो जो श्रेणी, उसको श्रेणी चढ़ना बोलते हैं। और वो श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में क्या अंतर है कि जो उपशम श्रेणी है उसमें जो कर्म है उनको दबा दिया है, जो कर्म थे उनको दबा दिया गया और उसके बाद ऊपर जो आत्म परिणाम में विशुद्धि हुई वो बढ़ती चली गई। लेकिन जो कर्म दबे हुए थे, सत्ता में दबे हुए थे, वो कर्म कभी ना कभी तो उठ के आएंगे ही आएंगे। तो वो फिर 11वें गुणस्थान में आते हैं। 11वें गुणस्थान चढ़ा, उसके बाद वो कर्म उदय में आए तो वापस 11वें से फिर नीचे गिर जाता है जी। तो उपशम श्रेणी का अर्थ यह है कि कर्म सत्ता में दबे हुए हैं, और छपक श्रेणी का अर्थ है कि कर्म सत्ता में से भी नष्ट हो गए, कर्म का नामो निशान ही नहीं है। तो सत्ता में ही नहीं है तो कभी उदय में ही नहीं आएंगे। संगीता जी, दोसा समझ में आ रहा है ना। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में क्या अंतर है, तो छपक श्रेणी में कर्म सत्ता से ही चले गए तो वापस कभी पलट के आएंगे नहीं, और उपशम श्रेणी में दब गए हैं चूंकि, तो वो वापस पलट कर भी आ सकते हैं या आएंगे ही, तो इसलिए वो गुणस्थान नीचे गिरता है। और छपक श्रेणी वाला चूंकि सत्ता में से ही कर्मों का अभाव करता चला गया, नाश करता चला गया, इसलिए वो कभी भी कर्म उसके वापस उदय में आते नहीं है, और उसको फिर वापस नीचे गिरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो तो फिर सीधा केवल ज्ञान ही लेता है। तो जो विपुलमती मन पर्याय ज्ञानी है वो छपक श्रेणी ही चढ़ता है। बोलिए रेखा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी नहीं दीदी। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैसे उपशम श्रेणी जो चढ़ता है तो उपशम के पहले उसको ऋजुमती या विपुलमती हो जाता है, माने 7वें गुणस्थान में हो गया। जब वो 7वें से 8वें गुणस्थान में पहुंचा तो जो विपुलमती वाला होगा वो माने एकदम चढ़ जाएगा पूरा 11वें गुणस्थान तक।
12वें, है ना? मैंने तो 11वां नहीं आएगा, 11वां गुण स्थान गिरने का है। आ गया। जो 11वां गुण स्थान है अच्छा, वह यानी गिरते जो समय मती आता वाला है, होगा वो 11 तो में वो 8वें से सीधे 10वें और फिर 12वें में आ जाएगा, विपुल मती वाला, छपक श्रेणी वाला। विपुल मती वाला। हाँ, जिसने छपक और जो श्रेणी चढ़ी है। और ऋजुमती वाला ऋजुमती वाला 11 में देखो, इसीलिए बताया कि ऋजुमती वाला उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो यदि वो छपक श्रेणी चढ़ेगा तो फिर वो सीधे फिर 12वें में पहुंचेगा, वो भी 11वें में नहीं आएगा। लेकिन यदि उपशम श्रेणी चढ़ी है उसने, तो फिर वो 11वें में आएगा और 11वें से फिर नीचे गिरेगा। ऐसा है, ठीक है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी जैसे उपशम श्रेणी जिसने मांडी, तो उसने कर्मों को अपने दबा दिया, लेकिन मतलब जैसे वो सीधे 11वें में गया, तो जरूरी तो नहीं है कि वो 11वें से गिरे ही, वो 11वें से ऊपर भी जा सकता है। गिरेगा ही, यदि उपशम श्रेणी चढ़ी है तो गिरेगा ही, क्योंकि कर्म सत्ता में पड़े नियम हैं ना। पहले उसको तो नाश करे, कर्म सत्ता जो पड़े हैं, उसके बिना वो भगवान कैसे बनेगा, तो इसलिए उसको गिरना ही पड़ेगा। फिर वो वापस थपक श्रेणी चढ़ेगा, कर्मों को सत्ता में से नष्ट करते हुए आगे बढ़ेगा, तब वो केवल ज्ञान ठीक प्राप्त करेगा। ठीक ठीक। ठीक है, अभी अपने देखो गुणस्थानों की भी चर्चा आने वाली आएगी फिर बीच में, तो उसमें अपन और डिटेल में इसको समझेंगे। अभी तो अपन मोटे तौर पर समझ रहे हैं। हाँ बोलिए सरिता जी। दीदी जैसे पारशुराम भगवान के ऊपर उनके कर्म थे, साथ में उनके ऊपर उपसर्ग आया, तो उन्हें उपसम श्रेणी चढ़ी थी क्या? नहीं नहीं, पार्श्वनाथ भगवान पर कब उपसर्ग कब हुआ? वो जब मुनि अवस्था में थे तब। हाँ देखो, वो भैया कर्म है ना, दो प्रकार के होते हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म, है ना। तो जो अघातिया कर्म है वो शरीर से संबंध ही नहीं रखते, वो कुछ भी, वो तो बाहर उदय में आते हैं, मतलब वो जीव से संबंधित नहीं होते हैं। अघातिया कर्म तो बाहर संयोगों में आते हैं, तो संयोग में उदय आए तो आए, उससे उनको भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना। और जो कर्म सत्ता में बंधे थे, तो ये मतलब समझ लो आप, जो दूसरी प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये वाले जो कर्म है, ये जो चोकड़ियां हैं, वो वाला कर्म उदय में आते हैं यदि, तो उसकी वो उपशम होते हैं। उसकी बात जैसे देखो, 10 अभी थोड़ा सा आपको ठीक है। थोड़ा है ना ठीक है कठिन दीदी। हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझते चलिए। अभी कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे मेरे पास कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में ले रहे हो, बहुत सूक्ष्म समझा रहे हो, इतना हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा है कि यदि आपको सूक्ष्म लगता है तो आप उसको, कोई बात नहीं, यदि समझ में नहीं आ रहा तो बस सुनते चलिए। मैंने, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई सभा जो होती है, उसमें सभा में 50 लोग हैं तो 50 तरह के लोग होते हैं। किसी को सूक्ष्म चाहिए, किसी का बुद्धि तीक्ष्ण हो, वो सूक्ष्म तक समझ सके, या किसी ने पहले से अभ्यास किया हो तो वो सूक्ष्म बात भी समझ सकता है, और कि कोई नए किसी ने ज्वाइन किया हो तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो सब तरह के लोगों को ध्यान में रखकर फिर मुझे यहाँ पर समझाना पड़ता है। तो जो वक्ता है उसकी तो बड़ी दुविधा रहती है कि क्या करें, डिटेल में जाएं या नहीं जाएं। डिटेल में नहीं जाएं तो भी प्रॉब्लम, जाएं तो भी प्रॉब्लम। तो इसलिए थोड़ा सा बीच का मार्ग लेकर, मध्यम मार्ग लेकर मैं चल रही हूँ, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। और यदि फिर भी किसी को नहीं आता है तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। अभी ये जो पूरा आप प्रतिदिन सुनोगे ना, तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और फिर भी नहीं आ रहा है तो आगे के अध्यायों में सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो और अपन यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा और कम समझें, मोटे मोटा ही अपन समझ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे। चलिए अब अपन मनःपर्य ज्ञान से अवधि ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान में हमने अंतर देख लिया कि दोनों ही मनःपर्य ज्ञान हैं, लेकिन फिर भी ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान दोनों में काफी अंतर भी है। तो वो अंतर क्या है वो हम अच्छी तरह से समझ गए अभी। अब अगला विषय आया हमारा, ये समझ लो कि ये जो सूत्र आ रहे हैं ना हमारे, ये दोनों सूत्र थोड़े कंपैरिजन वाले हैं, है ना। 24वें नंबर के सूत्र में ऋजुमति और विपुलमति में अंतर कंपेयर किया गया दोनों को। अब 25वें सूत्र में मनःपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान में कंपैरिजन रहेगा। ठीक है, अब देखो सूत्र पढ़ते हैं अपन।
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। बोलिए जरा। हाँ वंदना जी, शास्त्र लेकर बैठे हैं आप? जयजन दीदी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यो पर्ययो। परयोः परयोः। विशुद्धि पर्ययो। क्षेत्र स्वामी पर्ययोः। ठीक है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। ठीक। हाँ आरती जी पढ़िए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि बधि मनः पर्ययो। 3 बार यह है उसमें, तो मनः पर्ययः हो, मनः पर्ययोः, मनः ऐसा है। पर्ययो। ठीक है। मनः पर्ययो। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में विशेषता। सबसे पहले हम इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो। तो विशुद्धि, विशुद्धि अर्थात विशुद्धता। क्षेत्र, क्षेत्र सब समझते हैं। स्वामी, फिर विषयेभ्यो, तो उसमें से विषय को अलग करो। विषय, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, विषयेभ्यो तो मतलब विषय की अपेक्षा से अवधि मनः पर्ययो, अवधि और मनः पर्यय ज्ञान में विशेषता होती। ये हम पिछले सूत्र से लेंगे ना, पिछले सूत्र से तद विशेष, उसको हमने इसमें जोड़ा। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेषता होती है। किसमें? तो अवधि मनः पर्यय ज्ञान में विशेषता होती है, इन 4 की अपेक्षा से। कौन कौन से 4 की अपेक्षा से? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन 4 की अपेक्षा से विशेषता या अंतर होता है। किसमें? अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में। अब ये क्या है चारों? विशुद्धि क्या है, क्षेत्र क्या है, स्वामी क्या है, विषय क्या है, तो वो हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले विशुद्धि। तो विशुद्धि की अपेक्षा से क्या अंतर है दोनों में? तो जो अवधि ज्ञान है वो अपेक्षाकृत कम विशुद्ध होता है मनः पर्यय ज्ञान से। तो अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है और मनः पर्यय ज्ञान विशेष विशुद्ध है या अधिक विशुद्ध है। हम्म ठीक है, ये हो गई विशुद्धि की बात। मतलब यहाँ पर कौन सी विशुद्धि की बात है कि जो जो क्षयोपशम ज्ञान है, उस क्षयोपशम ज्ञान के मतलब अवधि ज्ञानावरण और मनः पर्यय ज्ञानावरण, इन दोनों का जो क्षयोपशम हुआ है उस क्षयोपशम की अपेक्षा से विशुद्धि नापी। तो विशुद्धि में अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है और मनः पर्यय ज्ञान विशेष विशुद्धि वाला है। उसमें ज्ञान का उगाड़ ज्यादा है। उगाड़ कहें या विशुद्धि कहें, एक ही बात। अवधि ज्ञान में कम उगाड़ है ज्ञान का और मनः पर्यय ज्ञान में अधिक उगाड़ है। दूसरा ये हो गया विशुद्धि। दूसरा क्षेत्र। तो जो अवधि ज्ञान है उसका
क्षेत्र क्या है, तो उसका क्षेत्र है पूरा लोक। और जो मन परे ज्ञान है वो केवल मतलब मन परे ज्ञान का तो अभी मैंने बताया है, वो किसी को ध्यान होगा तो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन जो अवधि ज्ञान है उसका विषय है पूरा लोक, तीनों लोक उसका विषय है अवधि ज्ञान। मतलब ये कहें कि अवधि ज्ञान में पूरा लोक जानने में आ सकता है। तो मन परे ज्ञान कितना का विषय क्या है, या मतलब क्षेत्र क्या है उसका, मन परे ज्ञान का? कौन बताएगा, हैंड रेस कीजिए। सोनू कौन है भाई? अरे दीदी पिछली आंचल ही नाम है, वो नाम आज गलत लिख दिया था उसमें। जय जय दीदी। हाँ, मनुष्य लोक मतलब ढाई दीप। थोड़ा जोर से बोलिए। ढाई दीप मनुष्य लोक का उसका विषय है। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आंचल दीदी, वो गलत लिख गया, मैं अभी रीनेम कर देती हूँ उसको। हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए, क्या हाँ, उत्तर है आपका? मनुष्य लोक ढाई दीप। मनुष्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ध्यान में रखा इन्होंने। मन परे ज्ञान का विषय या क्षेत्र, मन परे ज्ञान का क्षेत्र है ढाई द्वीप या मनुष्य लोक, या ये कहें कि मनुष्योत्तर पर्वत तक। और अवधि ज्ञान का विषय है तीन लोक। अब किसका विषय ज्यादा हुआ दोनों में से? क्षेत्र किसका ज्यादा हुआ? नमिता जी। अवधि ज्ञान का हुआ पूरा लोक है दीदी उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान का मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान ज्यादा है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अम, अ, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है, ऐसे विस्तार को प्राप्त है, और मनोपरय ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है कि वो एक ही विषय को बहुत सूक्ष्मता से जान लेता है। जैसे यदि आंख का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो एक डॉक्टर है, वो आंख का ऑपरेशन करते हैं। तो वो जो डॉक्टर है वो तो करते हैं आंख का ऑपरेशन, और उनकी वाइफ जो है उसने स्पेशलाइजेशन किया है आंख में। मतलब स्पेशलिस्ट तो दोनों ही है, लेकिन उसने आंख की पुतली के अंदर का जो बारीक काम है वो उनकी मिसेस करती है, डॉक्टर की वाइफ। और जो डॉक्टर है वो आंख का, पूरी बाहर की आंख का ऑपरेशन करते हैं। तो मतलब वो करती है बिल्कुल जो छोटी सी काली पुतली है उसका ऑपरेशन, और वो करते हैं पूरी आंख का ऑपरेशन। तो क्षेत्र तो ज्यादा होगा डॉक्टर साहब का, क्योंकि वो पूरी आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म क्षेत्र हुआ मिसेस डॉक्टर का, क्योंकि वो इतना सा क्षेत्र है लेकिन उसको बहुत बारीकी से उसको ऑपरेशन करना पड़ता है उसका। तो ऐसा ही समझ लीजिए अवधि ज्ञान और मनोपरय ज्ञान का। अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तार को प्राप्त है, तीन लोग को जान लेता है। लेकिन जो मनोपरय ज्ञान है वो भले छोटे क्षेत्र में जाना है, लेकिन वो सूक्ष्मता से जानता है, इसी क्योंकि उसमें विशुद्धि भी अधिक है। और मनोपरय ज्ञान विशिष्टता को लिए हुए है। तो विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर देख लिया हमने। क्षेत्र विशुद्धि की अपेक्षा से श्रेष्ठ कौन रहा? तो मनोपरय ज्ञान, और क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान। अब तीसरा है स्वामी। तो स्वामी जो है, जो अवधि ज्ञान है, वो अपन ने चूंकि समझ लिया अवधि ज्ञान, तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ यदि किसी को समझ में आया हो तो, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन हो सकते हैं? अंजू जी। रेजिडेंट दीदी, अवध ज्ञान के स्वामी ज्यादा है, स्वामी ज्यादा है, क्योंकि वो है फिर तो से मतलब बोलिए। नरक में। अवध ज्ञान के स्वामी नेट गड़बड़ कर रहा है आपका।
हाँ वंदना जी बोलिए। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव होते हैं। हाँ ठीक है। मंजू जी। अवधि ज्ञान में चारों गतियों की संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव होते हैं। ठीक है। कुंद प्रभा जी। अवधि ज्ञान दीदी चारों गतियों के जीवों को हो सकता है ना। हम्म। अवधि ज्ञान चारे जीव चारों। ठीक है, उत्तर सभी का सही है, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। इसमें हो सकता है लगाना पड़ेगा आपको, होता है